हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एम्प्लॉइज हेल्थ और वी कुड से इंडस्ट्रियल हेल्थ। और ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलेवेंट है इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, उसी तरह ये रेलेवेंट है बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। बट बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए अलग से भी लेक्चर जो है मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर ये डलेगा, तो वो लोग वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे जो है अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ, जिसको हम सेहत भी कहते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है। देखो, जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति हेल्दी है, और हेल्थ के अंदर ये नहीं कि ही इज फिजिकली फिट, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो फिजिकली, मेंटल और सोशली जो है सही है। ये नहीं, हेल्दी का मतलब ये नहीं होती कि इस बंदे के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो वो जो है फिजिकली, मेंटल और सोशली जो है फिट है। एक व्यक्ति जो है उसको हम कहते हैं कि भाई तू हेल्दी है अगर जिस इन्वायरमेंट में वो काम करता है, अगर वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन किया है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली इन एब्सेंस और डिसीज और इन्फॉर्मिटी। कि देखो, जो हेल्दी है उसके अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी और सोशली भी। तो हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है या इन्फर्मिटी नहीं है या एब्सेंस ऑफ डिजीज है। उसका मतलब है कि हेल्दी का मतलब है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। Health is a condition under which individual is able to mobilize his resources। देखो, यहाँ पे जो इसके इंटेलेक्चुअल लेवल है, इमोशनल लेवल है, फिजिकल लेवल है, वो उसको स्मूथली जो है ऑप्टिमम लिविंग के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और उसी तरह हर देश के संविधान के अंदर हेल्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करता है। उसी तरह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रियम्बल है उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि जो हेल्थ मतलब ये हर एक ह्यूमन बीइंग का एक फंडामेंटल राइट है कि वो हेल्थ का जो हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड है उसको वो इंजॉय करे। और गवर्नमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इट इज द होली और सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल हेल्थ के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको, उनकी हेल्थ को देखा जाता है कि कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह देखो, यहाँ पे जो है प्रिवेंशन रेदर देन द क्योर ऑफ द डिजीज, कि पहले बंदा व्यक्ति डिजीज पकड़े फिर उसको केयर करे, भी ऐसी सिचुएशन ही ना पैदा करो कि जहां पे उसको डिजीज लगे। मतलब यहाँ पे जो स्टेप है कि हमने डिजीज को रोकना है, ऐसी कंडीशंस रखनी है कि वो डिजीज उसको कैप्चर ही ना कर पाए, ना ही उसको इंजरी लगे। तो ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन एंड मेंटेन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की कंडीशंस को प्रमोट करना, मेंटेन करना, क्योंकि जब हम हेल्दी कहते हैं तो उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी आ जाता है। तो उस व्यक्ति का जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है उसको मेंटेन करना। और उसी तरह देखो, ऐसे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, प्रिवेंट करना कि जिससे वो बीमार हो जाए, या ऐसी वर्किंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर रह के वो बीमार हो जाए। और उसी तरह जो वो काम कर रहा है तो उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जो उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो। और उसी तरह वर्कर को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और जो फैक्टर्स जो गुड नहीं है उनको रोकना, उनकी प्रिवेंशन करना। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो बेसिकली जो काम उसको दिया जाता है कि यहाँ पे जो वर्कर है, यहाँ पे देखो जो वर्क है
उसको मैन के रिगार्डिंग अडेप्ट किया जाता है और ईच मैन उन हिज जॉब जो है सही तरीके से एडजस्ट हो सके। अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल हेल्थ है इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियल हेल्थ के ऊपर इतना मतलब ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। देखो, अगर इंडस्ट्रियल हेल्थ सही नहीं होगा, अगर वहां पे वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, वर्कर की फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है, सोशली वेलबींग नहीं है, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क इफेक्ट होता है। और इंडस्ट्रियल हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। देखो, जब इंडस्ट्रियल हेल्थ सही है तो उससे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एब्सेंट कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाते। और इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं एम्प्लॉय का मोटिवेशन एंड मोरल इंप्रूव करने के लिए। और उसी तरह ही, क्योंकि देखो जो बंदे की इंडस्ट्रियल हेल्थ सही नहीं है तो वो चीजों को खराब करेगा, तो स्पॉइलेज को रोकने के लिए, कॉस्ट को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। उसी तरह एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल हेल्थ। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब से देश आजाद हुआ है तो उसने बहुत सारे मेयर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि वर्कर की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बहुत सारी लेजिस्लेशन है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है, माइंस एक्ट 1952 है, द इंडियन डॉक लेबर एक्ट 1934 है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। यहाँ पे देखो जो कोशिश है कि जो मेयर्स हैं वो प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल होनी चाहिए। कि जो हमने, देखो यहाँ पे ये होता है कि प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो लेजिस्लेशन लगाई है, जो एक्ट उनकी फैक्ट्री के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, उनको वो फॉलो करे। तो अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए क्या रूल्स है। तो सेक्शन 11 टू 20 जो है वो हेल्थ प्रोविजन के साथ रिलेट करता है। तो फर्स्ट जो है सेक्शन 11 के अंदर जो है क्लीनलीनेस है। देखो, हर एक फैक्ट्री जो है वो क्लीन होनी चाहिए और इसके अंदर देखो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जो उसके वातावरण को खराब रखे। एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लेविया। एफ्लेविया का मतलब होता है कि जो क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ऐसे वहां पे जर्म्स नहीं होने चाहिए जो उसके इन्वायरमेंट को दूषित करें। और देखो जो फ्लोर्स होते हैं, बेंचेस हैं, स्टेयरकेसेस, जो सीढ़ियां हैं, पैसेजेस हैं जहाँ से एम्प्लॉयज आते जाते हैं, उनका डेली जो है झाड़ू लगना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और उसी तरह हफ्ते के अंदर एक दिन जो है जैसे फिनाइल से, डिसइंफेक्टेंट से उसको वॉश करना चाहिए। अगर देखो जहाँ पे जो फर्श होता है उसको धोया जाता है तो वहां पे इफेक्टिव मेयर ऑफ ड्रेनेज होनी चाहिए जिससे पानी की निकासी हो सके। उसी तरह जितने भी इनसाइड वॉल्स हैं, पार्टीशन है, अ, छत, ऑल सीलिंग्स है, टॉप्स ऑफ द रूम्स है, ऑल वॉल्स है, साइड्स हैं, पैसेजेस के टॉप्स हैं, स्टेयर केसेस के टॉप्स हैं, अगर वो वॉशेबल वाटर पेंट के साथ पेंटेड नहीं है तो उनका जो है रिपेयर और रीवार्निशेस जो है 5 सालों में एक बार होना आवश्यक है। अगर वो वॉशेबल पेंट के साथ पेंटेड है तो उनका 3 इयर्स के अंदर एक बार रीपेंट होना असेंशियल है। और उसी तरह 6 मंथ के अंदर कम से कम एक बार वॉश होना जरूरी है। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर अ, दूसरे सिचुएशन के अंदर व्हाइट वॉश है या कलर वॉश्ड है तो ये जो है 14 मंथ के अंदर एक बार होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो डोर्स है, विंडो फ्रेम्स है, उनकी पेंटिंग और वार्निशिंग, और जो मेटेलिक फ्रेमवर्क है वो भी, मतलब इन सारी चीजों की पेंटिंग और वार्निशिंग जो है 5 सालों के अंदर कम से कम एक बार होनी जरूरी है। देखो, कई बार क्या होता है कि जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होता है उसके लिए इतनी सारी प्रोविजंस को कई बार वो नहीं पूरा कर सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मतलब किसी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एफिलिएट्स। देखो, यहाँ पे हर एक फैक्ट्री के अंदर जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उससे जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट निकलता है मतलब, तो वो हमें जो है यहाँ पे मतलब
और यहाँ पे क्या है कि देखो जो वेस्ट है, जो एफ्लुएंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से निकलते हैं, उनका डिस्पोजेबल इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी को भी हार्मफुल ना हो। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अथॉरिटी इसके अंदर मतलब डिस्क्राइब की गई है, उसके द्वारा जो भी मेथड अडॉप्ट किया जाता है वेस्ट और एफ्लुएंट को डिस्पोज ऑफ करने का, वो मेथड जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। और मेथड इस तरह का होना चाहिए कि जब हम वेस्ट या एफ्लुएंट को डिस्पोज करते हैं, तो इट शुड नॉट कॉज हार्म टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट है, इसको सेक्शन 12 डील करता है। उसी तरह वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, जिसको सेक्शन 13 डील करता है। देखो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो हमारी फैक्ट्री है उसके अंदर सफिशिएंट जो है वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहां पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। और उसी तरह जहाँ पे वो काम करते हैं तो टेम्परेचर जो है इतना होना चाहिए कि जो उनकी हेल्थ के लिए सही हो, जिसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करें। और उसी तरह है कि वॉल और जो रूफ है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उस मटेरियल की होनी चाहिए, उस डिजाइन की होनी चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर लो है। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर जो होता है प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है, तो वहां पे वर्क रूम जो है वो प्रोसेस से सेपरेटेड होने चाहिए, चाहे तो इंसुलेटिंग दी हॉट पार्ट्स या कोई इफेक्टिव डिवाइस के द्वारा। और उस तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है एडिक्वेट वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड क्या है, या किस तरह का रीजनेबल टेम्परेचर जो है वहां पे रखना है। और इसको वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर को सेक्शन 13 डील करता है। डस्ट एंड फ्यूम, जिसको सेक्शन 14 ऑफ फैक्ट्री एक्ट डील करता है। देखो जैसे धुआं है, फ्यूम होता है धुआं, डस्ट होता है जो मतलब डस्ट होता है जो मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हर एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे डस्ट या फ्यूम होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब होता है तो धुआं उड़ता है या मतलब डस्ट होती है, तो जिससे क्या है कि वो वर्कर के लिए इंजरियस हो सकती है, ऑफेंसिव हो सकती है। तो वहां पे सुटेबल मेयर जो है अडॉप्ट करनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, ये डस्ट और फ्यूम जो है उनके मतलब जब वो सांस लेते हैं तो इनहेल ना करें। और वहां पे क्या है कि देखो मतलब कि इसकी इनहेलेशन नहीं होनी चाहिए, इसका जो सांस लेते हैं तो डस्ट और फ्यूम उनकी नहीं जाने चाहिए। और उसी तरह एग्जॉस्ट जो है लगाया होना चाहिए, जहां पे भी डस्ट और फ्यूम जो है होती है, एग्जॉस्ट शुड भी मतलब जो वहां पे लगा होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है इनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर जो भी इंजन से फ्यूम्स उठती हैं, धुआं उठता है, वो ओपन या आउटसाइड द फैक्ट्री होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को उससे कोई नुकसान ना हो सके। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, जिसको सेक्शन 15 डील करता है। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो सारी फैक्ट्रीज के लिए रूल बना सकती है कि कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल करते हैं तो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी आप इंक्रीज कर सकते हो, कितनी आप मेंटेन कर सकते हो। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन प्रिस्क्राइब करती है। और उसी तरह क्या है कि किस तरह से हम ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियल वे से इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज करने हैं, और किस तरह से टेस्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है जिससे हम देख सके कि एनवायरनमेंट के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है। और उसी तरह क्या है कि वर्क रूम के अंदर सफिशिएंट वेंटिलेशन और कूलिंग ऑफ द एयर सिस्टम होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो वाटर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है वो पब्लिक सप्लाई से लेना है, या ऐसे ड्रिंकिंग वाटर से लेना है जो कि मतलब प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए। और उसी तरह इंस्पेक्टर जो है वो बता सकता है कि ये स्टेप्स लेने हैं आपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसके बेसिस पे हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर वाटर ऐसा नहीं लिया जाता तो वहां पे क्या है कि देखो उनके लिए जो है पेनल्टी भी हो सकती है। तो वो मतलब ह्यूमिडिटी के लिए प्यूरिफाइड वाटर ही यूज होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग सेक्शन 16। देखो यहाँ पे जब फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो वर्कर की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि इस एक्ट से पहले
कि जो हर एक वर्कर के लिए कम से कम जो है 9.9 क्यूबिक मतलब मीटर जो है अवेलेबल होना चाहिए, और इस कमेंसमेंट के बाद जो है 14.2 क्यूबिक मीटर्स। क्योंकि ओवर क्राउडिंग से भी क्या होता है कि जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। ड्रिंकिंग वाटर जिसको सेक्शन 18 डील करता है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली क्या है कि वहां पे पानी की व्यवस्था जो है वो भी होनी चाहिए। सफिशिएंट सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। और ये जो है कि मतलब जो है कि मतलब सुटेबल पॉइंट्स पे होना चाहिए, और वहां पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। और देखो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे यूरिनल्स है, लैट्रिन्स है, स्पिटून्स है, ओपन ड्रेन है, तो उसके 6 मीटर्स के अंदर ये नहीं सिचुएटेड होना चाहिए। अगर 250 वर्कर्स हैं, तो अगर गर्मियों का मौसम है तो वहां पे कूल ड्रिंकिंग वाटर जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं, वैसे इससे पहले होना चाहिए था 1 मिनट, लाइटिंग होना चाहिए था। तो सेक्शन 8 ड्रिंकिंग वाटर से पहले हमने लाइटिंग करना है, लाइटिंग करना है जिसको सेक्शन 17 डील करता है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं वहां पे सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है। उसी तरह हर एक फैक्ट्री के अंदर जितनी भी ग्लेज्ड विंडोज हैं, स्काईलाइट, जिससे कि वर्क रूम को लाइटनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसका इनर और आउटर सरफेस जो है क्लीन होना चाहिए। और उसी तरह हर एक फैक्ट्री के अंदर इफेक्टिव प्रिविजन होनी चाहिए, ताकि जो ग्लेयर आती है डायरेक्टली आती है कहीं से, मतलब जिससे आंखें चुंधिया जाती हैं, या शेडो बनती है जिससे आई स्ट्रेन बनता है, तो वो प्रिवेंशन होनी चाहिए, मतलब वो नहीं आना चाहिए, ना तो ग्लेयर आना चाहिए ना ही शेडोज बननी चाहिए, जिससे क्या है कि एम्प्लॉइज की आंखें चुंधिया जाए या आईज के ऊपर स्ट्रेन पड़े। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके बारे में रूल्स बनाती है कि क्या मतलब मेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे। उसके बाद है, क्योंकि 18 हम कर चुके हैं पहले, तो लैट्रिन्स एंड यूरिनल जिसको सेक्शन 19 डील करता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि सफिशिएंट टॉयलेट्स और मतलब लैट्रिन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मेल और फीमेल है तो उसके लिए बंद, मतलब दोनों के लिए सेपरेट होनी चाहिए। और ये जो लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स हैं ये प्रॉपरली लाइटेड और वेंटिलेटेड होने चाहिए, और ऐसी लोकेशन पे होने चाहिए कि वर्कर्स इनको आसानी के साथ एक्सेसिबल कर सकें। और जहाँ पे 250 वर्कर जो है उससे ज्यादा जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहां पे ऑल लैट्रिन और यूरिनल अकोमोडेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप्स की होनी चाहिए। और उसी तरह जो फ्लोर और इंटरनल वॉल्स हैं उनकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं स्पिट रूम जिसको सेक्शन 20 डील करता है। देखो थूकदान जो है कि सफिशिएंट नंबर जो है स्पिटून जो है कन्वीनियंट प्लेसेस पे होनी चाहिए, और ये क्लीन और हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर होने चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो है नोटिस प्रॉपर लगा होना चाहिए कि आपने अगर थूकना है तो स्पिटून के अंदर ही थूकना है, उसके अलावा नहीं है। और नोटिस लगा होना चाहिए कि जो बंदा इसको वॉयलेट करेगा तो उसको मतलब जो है फाइन लगेगा। और यहाँ पे क्या है कि ये प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्लेड होना चाहिए। तो एडिशनल मेयर जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है कि जैसे स्पेशल एडवाइजरी कमेटी जो है बनाई जाती है। स्पेशल एडवाइजरी कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल हेल्थ जो है इंडियन रिसर्च एसोसिएशन के तहत सेटअप की गई है, जो हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करती है जो इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर पाई जाती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक्सेसिव नॉइज होती है तो जिसका वर्कर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो है काफी बुरा असर होता है। उसी तरह क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि सिकनेस होती है। और उसी तरह क्या है कि जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस के अंदर बैड इंटॉक्सिकेशन होती है। और इंडस्ट्रियल डस्ट से भी क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है टॉक्सिक हो जाता है। उसी तरह जो इंडस्ट्रियल हेल्थ के रिलेटेड है वो लोगों को एजुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। स्पेशल कोर्सेज ऑन इंडस्ट्रियल हाइजीन बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ मेंटेन करती है।
और इंडस्ट्रियल हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर जो है बुलेटिन भी पब्लिश होते हैं रेगुलरली, और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी जो है स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। देखो अभी जो हमने डिस्कस किया है वो एक डायमेंशन फिजिकल हेल्थ। एम्प्लॉय की हेल्थ को हम 4 डायमेंशन से स्टडी करते हैं: फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। तभी वो जाके हेल्थी होता है। देखो जैसे एम्प्लॉय जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं, तो उनका मेंटली हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जनरली पाया जाता है कि जैसे काम का प्रेशर बहुत होता है, जिससे उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मेंटली जब वो डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली जब वो हेल्दी नहीं होते, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, और पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से वो अल्कोहल, ड्रग का अब्यूज लेना शुरू कर देते हैं, और एम्प्लॉय एब्सेंट भी होना शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी जाता है, लोगों के साथ रिलेशनशिप भी उसके खराब होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है साइकेट्रिक काउंसलिंग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करे। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है साइकेट्रिक, तो आउटसाइड स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहिए, और उनसे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए कि एम्प्लॉयज की हेल्थ को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि एम्प्लॉयज को के मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेट करना चाहिए, और उसी तरह इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन प्रोग्राम जो है उनको डेवलप करना चाहिए, ताकि लोग जो है इसके बारे में जागरूक हो सके। सोशल हेल्थ, देखो सोशल हेल्थ जो है was included with physical and mental health within definition given by the World Health Organization। सोशल हेल्थ का मतलब था कि इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी के साथ जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ उसको जोड़ना। पर जो सोशल डेफिनेशन अब दी गई है, तो उसके अंदर है सोशल इंटीग्रेशन और इन्वॉल्वमेंट, सोशल सपोर्ट एंड सोशल नेटवर्किंग। देखो सोशल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो है दूसरों के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकता है, फ्रेंडशिप रख सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले सकता है, मैरिज के इंस्टीट्यूशन में एंटर कर सकता है, और उसी तरह क्या है कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए और सोशल नेटवर्किंग होनी चाहिए, जिससे क्या है कि उसकी सोशल हेल्थ जो है वो बनी रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एफर्ट्स करने चाहिए कि जैसे प्रॉपर स्टाफ क्लब होनी चाहिए, वहां पे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की सुविधा होनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज के अंदर इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड होगा। तो उनकी जो आउटबर्स्ट होते हैं वो वेंटिलेट होंगे, तो एक दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के साथ जब इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट मिलती है। और ऑफिस के अंदर है मीटिंग होनी चाहिए, जो जिससे लोगों की आपस में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़े। और उसी तरह ये है कि सीनियर के साथ वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज करे, ताकि वो क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी सोशल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर उनकी टूर्स और अरेंज कर सकती है, जिससे एम्प्लॉयज रिलैक्स हो सकते हैं। एम्प्लॉयज की मेंटल और सोशल हेल्थ दोनों ही इससे बूस्ट होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, देखो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जो चीजें हैं, हमारी जो जिंदगी है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या सेंस निकालते हैं। देखो स्पिरिचुअलिटी जो है जिससे ह्यूमन वेलबींग के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो ह्यूमन की कंसंट्रेशन है उसको नर्च कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है उनकी जो मतलब कह सकते हैं कि जो लोगों का वेलबींग है, जो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हेल्थ जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर इसका बेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, जिससे एम्प्लॉयज की जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटेन होगी। और उसी तरह क्या है कि उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एक्शंस आएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो एम्प्लॉय हेल्थ है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए था, वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज।